हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण रसायन का एक टॉपिक जिसका नाम है अम्ल वर्षा या एसिड रेन। ये जो अम्ल वर्षा है इसका नाम आप बहुत छोटी क्लास से सुनते आ रहे हैं और इसकी परिभाषा भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी, लेकिन अब हम क्लास 11th में आ गए हैं और हमें क्लास 11th के स्तर से इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहले समझें अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा सामान्य वर्षा का ही एक दूसरा नाम है जब उस वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसी वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहने लगते हैं। अब ये अम्ल की मात्रा अधिक क्यों होती है? इसका कारण होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड्स बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जो कि वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। और इन्हीं ऑक्साइड्स के द्वारा जब वर्षा के जल की क्रिया होती है तो अम्लों का निर्माण होता है, और ये अम्ल वर्षा के जल के साथ में धरती पर आते हैं और इसी वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो सभी छात्र अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और इसकी परिभाषा को नोट कर लें। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वर्षा के जल से क्रिया करते हैं तो ये अम्लों का निर्माण करते हैं, और ये अम्ल वर्षा के जल के साथ जब भूमि पर आते हैं तो इसी वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अब देखें ये कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं और ये किस प्रकार से कौन कौन से अम्ल बनाते हैं। तो अब हम आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। जैसे सबसे पहले हमने बताया सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर came into contact with acid rainwater, then it produces acids. These acids come with rainwater and this is called acid rain. अब देखें कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं। सबसे पहले है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के दो मुख्य ऑक्साइड होते हैं, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है सल्फर डाइऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखें ये वर्षा के जल के साथ में क्या क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम देखें SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जब वर्षा के जल से क्रिया करता है तो यह सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, और सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3। दूसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। और जब ये वर्षा के जल से क्रिया करती है SO3 तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखें दूसरा ऑक्साइड। वायुमंडल में दूसरा प्रदूषक कौन सा है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के बहुत से ऑक्साइड वायुमंडल में पाए जाते हैं, जैसे कि
ये कुछ ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और इसके अलावा एक और होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य है कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो वायुमंडल प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें सबसे जो मुख्य होता है वो होता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब ये वर्षा के जल से क्रिया करता है तो दो अम्ल बनाता है। वो दो अम्ल कौन कौन से हैं? पहला है नाइट्रिक अम्ल और दूसरा है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 और नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। तो इस प्रकार से हमने देखा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत से अम्ल बनाते हैं। इसके बाद है तीसरा कार्बन के ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के मुख्य रूप से दो ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड तो जल में घुलनशील होती है और जल से कोई क्रिया नहीं करती है, किंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये जल के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यह है H2CO3, जिसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। तो इस प्रकार हमने देखा वायुमंडल में उपस्थित सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड्स वर्षा के जल से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण कर रहे हैं। कौन कौन से अम्ल बन रहे हैं? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से बहुत से अम्ल बनते हैं जो वर्षा के जल को अम्लीय कर देते हैं, और जब ये वर्षा का जल भूमि पर आता है तो इसी वर्षा के जल को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। सामान्य तौर पर जो वर्षा का जल होता है वो सामान्य तौर पर कार्बनिक ही अम्लीय ही होता है, एसिडिक होता है। उसका जो pH होता है वो 6 और 7 के बीच में रहता है, और 6.5 तक भी हो जाता है और 5.5 तक भी हो जाता है। लेकिन जब ये pH लेवल 5.5 से कम होता है तब हम उस वर्षा को कहते हैं अम्ल वर्षा, क्योंकि जैसे जैसे pH का मान घटता जाता है जल की अम्लीयता बढ़ती जाती है, और जब ये घटते घटते 4.5 और 4.2 तक पहुंच जाता है तब उसे हम सामान्य तौर पर अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा अम्लीय वर्षा की परिभाषा, अम्ल वर्षा की परिभाषा क्या है और उसमें हमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है। 11th के स्तर पर यदि आपसे परीक्षा में अम्ल वर्षा की परिभाषा पूछी जाती है तो परिभाषा के साथ साथ आपको ये अभिक्रियाएं भी लिखना है। अब अगली बात आती है अम्ल वर्षा से होने वाले दुष्परिणाम। अम्ल वर्षा से सबसे पहला जो नुकसान होता है वो पेड़ पौधों को होता है। इनकी पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं। इसके अलावा जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है, जलीय जीवों को भी नुकसान होता है, क्योंकि जब pH का लेवल गिरता है, जल अम्लीय होता है तो सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा ये चट्टानों के क्षय का भी कारण बनती हैं, और मनुष्य द्वारा जो भवन निर्माण किए जाते हैं उन भवनों के क्षय का भी मुख्य कारण अम्लीय वर्षा ही होता है। जैसे कहा जाता है ताजमहल का क्षय हो रहा है, धीरे धीरे उसकी परत नष्ट हो रही है और वह झड़ के गिर रही है, जिसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा किस प्रकार से क्रिया करती है तो हम देखते हैं। जैसे देखें ताजमहल जो है वो संगमरमर से बना हुआ है, और संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3।
कैल्शियम कार्बोनेट। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल वर्षा के अम्ल से क्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। देखें कैसे, जैसे ये ताजमहल का संगमरमर है, इसके ऊपर अम्ल वर्षा का अम्ल गिर रहा है और अम्ल वर्षा का जो सबसे प्रमुख अम्ल होता है वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम सल्फेट। इस प्रकार से कैल्शियम सल्फेट, H2O और CO2 इसमें बनते हैं। और ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है ये बहुत भुरभुरा होता है, ये कठोर नहीं होता है, इसलिए वर्षा के जल के साथ में ये बह जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये है अम्ल वर्षा का दुष्परिणाम। तो इस प्रकार हमारा एक प्रश्न कंप्लीट होता है, अम्ल वर्षा क्या होती है, इसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं और अम्ल वर्षा से क्या क्या हानियां होती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका उत्तर लिखिए और मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके एक बार चेक कराइए। यदि मुझे कोई कमी लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद।